तो आज हम DSSB PGDT इकोनॉमिक्स का मैथ का सेक्शन रिवाइज़ करेंगे। जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें हमारे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उस हिसाब से थोड़ा सा हम अपना मैथ का रिवीजन करेंगे। और लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं PGT इकोनॉमिक्स के मैथ सेक्शन में। तो देखते हैं, क्योंकि अभी हमारा पेपर भी आ रहा है जल्दी, जुलाई महीने में ही। तो थोड़ा सा देखते हैं किस तरह से मैथ के क्वेश्चन आते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 41। तो 41 क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या कहते हैं। देखो, यदि दो अंकों में से बड़े अंक के 3 गुने को, मतलब मुझे ये पता है कि भाई हमारे पास कोई भी 2 अंक हैं। तो भाई मान लो भाई कोई भी 2 अंक आपके x और y, इस तरह से 2 अंक हैं। बड़े अंक के 3 गुने को छोटे अंक से विभाजित करने पर भागफल और शेषफल क्रमशः 4 और 3 प्राप्त होता है। तो भाई अब इनमें से कोई भी छोटा मान लो, कोई बड़ा मान लो x छोटा है और y बड़ा है, इस तरह से मान लो। अब वो कह रहा है कि बड़े अंक के 3 गुने, अर्थात जब आप 3y को x से भाग देते हो तो भाई आपका भागफल 4 है और शेषफल 3 है, इस तरह से। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ कि हम x से 3y में भाग दे रहे हैं और 4 बार भाग जा रहा है और 3 से इस पर बच रहा है। तो हमने जब रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी या फिर जब भागफल और ये क्वेश्चन वाले क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो उस टाइम हमें पता होता है कि इसका मतलब क्या होता है कि भाई भाज्य बराबर भाजक, मतलब जिससे भाग दे रहे हैं, इनटू भागफल प्लस शेष, इस तरह से लिखा जाता है। तो हमारे पास यहाँ क्या इक्वेशन आ गई, 3y माइनस 4x बराबर 3। अब अगला हम पार्ट देखते हैं इसका। इसने क्या बोला, यदि छोटे अंक को 7 का गुना को बड़ा अंक से विभाजित करने पर, मतलब छोटे अंक का 7 गुना हो गया 7x। 7x को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो भागफल और शेषफल क्रम से 5 और 1। भागफल हमारा 5 है, शेषफल हमारा 1, इस तरह से ही तो हो गया ना। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई कि 7x इज इक्वल्स टू ये y 4 जैसा लगती है, y यानी कि y इंटू 5 प्लस 1, ये हो गया। तो यहाँ से क्या इक्वेशन आ गई, 7x माइनस 5y बराबर 1। अब हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन है कि 2 वेरिएबल है और 2 ही इक्वेशन है, तो हम इजीली उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो, पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, किसी भी या तो x, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x का कोफिशिएंट 4 है और यहाँ x का कोफिशिएंट 7 है। तो भाई यहाँ 4 यहाँ 7, इसका मतलब इस इक्वेशन में आप 7 से गुणा कर दो और इस इक्वेशन में आप 4 से गुणा कर दो। तो आप देखोगे कितना हो गया, 7 या 21y माइनस के 7 चौक 28x बराबर 7 या 21। और ये इक्वेशन कितनी हो गई भाई, 7 चौक 28x माइनस के 20y बराबर 4। तो यहाँ से आपका भाई जब इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को एडिशन करने पे, तो भाई 28x से 28x कट गया, 21y माइनस y, ये आपका सिंगल y हो गया, y बराबर 25। अब जब y की वैल्यू 25 आई तो इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो भाई। मान लो कि इक्वेशन सेकंड में रख दो, इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो, तो उस हिसाब से आपका 7x माइनस 5 गुणा 25, मतलब कि हो जाते हैं आपके 125 बराबर 1। तो 7x बराबर 126 और इस तरह से x बराबर 7 एकम 7 और बचे 56, 7 8 56। आपकी ये दोनों वैल्यूज आ गई। अब उसने सिंपल सा पूछा था कि दोनों के बीच का अंतर 18 और 25 के बीच का अंतर होता है आपका 7। क्वेश्चन अच्छा था, मतलब आपको एक तरह से पुरानी चीज़ों को याद दिला देता है, जिसमें कि आपको इसका मेन जो पार्ट है, इसमें आपको बस यही ध्यान रखना है भाई कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेष। बस ये पूरा का पूरा क्वेश्चन इस थीम पे बेस्ड था
कि भाई भाज्य जो होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। देखो ये सारी चीज़ें कई बार ऐसा भी होता है कि नहीं याद रहती हैं कि भाज्य भाजक भागफल, तो आप ना इस चीज़ को ऐसे ध्यान रखो कि सपोज करो, देखो खुद मान लो कि भाई ये कोई संख्या है y, मैं इससे x से इसमें भाग दे रहा हूँ। भाई मान लो a बार जा रहा है, रिमाइंडर बच रहा है हमारा b, तो सिंपल सी बात है भाई y, क्योंकि मैं इसमें भाग दे रहा हूँ तो y बराबर क्या होता है भाई x से भाग दिया, a बार गया और शेषफल b बच गया। तो देखो इस हिसाब से मुझे कितना इजीली याद हो गया, ये हो गया मेरा भाज्य जिससे भाग दे रहा हूँ इनटू जितनी बार भाग गया यानी कि भागफल प्लस रिमाइंडर। ओके ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। ओके देखो ये अभिव्यक्ति दे रखा है, मतलब मुझे सारी की सारी भाई ये ओके आपकी रिकरिंग रेशनल नंबर वाला ये कंसेप्ट दिखाई दे रहा है कि 2.2 के ऊपर वार, 0.4 के ऊपर वार, 0.9 के ऊपर वार। तो सारा का सारा इसमें जो खेल है वार को सॉल्व करने का है, जैसा कि हम पहले पढ़ भी चुके हैं कि भाई जब भी किसी संख्या के ऊपर वार लगा होता है, जैसे कि मान लो कोई भी संख्या, इसको मान लो कि a है और a के ऊपर वार लगा हुआ है। हाँ तो इसका हम थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेते हैं क्या होता है। देखो इसमें दो तरह के कंसेप्ट होते हैं। फर्स्ट कि भाई एक संख्या मान लो ऐसी है कि कोई भी पॉइंट के बाद सारी ही संख्याओं पर वार लगाओ, जैसे कि 0.23, तो इस केस में डायरेक्ट होता है कि आप 23 लिखते हैं और बटे में जितनी भी डिजिट्स के ऊपर वार होता है आप उतने ही 9 लिख देते हैं। अब दूसरा पैटर्न इसके तरह क्वेश्चन में होता है कि पॉइंट के बाद कुछ संख्याओं के ऊपर वार है और कुछ संख्याओं के ऊपर वार नहीं है, जैसे कि पॉइंट और 2, 3, 1 आप समझिए, और इसमें सिर्फ और सिर्फ 3, 1 के ऊपर वार है। 3, 1 के ऊपर वार है, वो ये चीज़ दिखा रहा है कि 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1 इसके बाद आता जा रहा है, वो रेपिटेशन 3, 1 की है। तो इस तरह का जब होता है तो हम इसको लिखते हैं, देखो भाई 2, 31, ठीक है, पूरी की पूरी नंबर -2। अब -2 ये इसलिए होता है कि भाई पूरी संख्या माइनस वो नंबर नॉन रिकरिंग पार्ट, आप पूरी संख्या में से वो घटाते हो जो कि नॉन रिकरिंग है, और बटे में 990, मतलब बटे में आप उतने 9 रखोगे जितने की आपकी संख्याओं के ऊपर बार है, यानी जितने डिजिट्स के ऊपर बार है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि भाई 2 डिजिट्स के ऊपर बार है इसीलिए 29, और आप यहाँ देख रहे हो कि एक ऐसी संख्या थी जिसके ऊपर बार नहीं था इसीलिए सिंगल 0। तो इस तरह से इसको हम कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शंस में। तो ये आपका हो गया 229/99। तो यहाँ इस क्वेश्चन में तो हम देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये वाला कंसेप्ट यूज़ होना है, क्योंकि सारी ही जितनी भी आपको नंबर्स दे रखे हैं पॉइंट के बाद सारे ही डिजिट्स पे वार है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं क्या है। देखो 0.2 तो इसका मतलब 2/9, 0.4 के ऊपर वार तो 4/9 प्लस 9/9 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 99 इंटू 36/99, ओके, डिवाइडेड बाई 36/99 प्लस 33/99 प्लस 05/99, ओके, गुणा 18/99। अब जो भी मुझे दिख रहा है सिंपल, पहले मैं उसे इजीली काट लेता हूँ। देखो 99 से 99 गया और 18 से 36 दो बार कट गया, तो ये तो हो गया क्लियर कट, ठीक है। अब इसमें मैं इसको आगे देखता हूँ तो भाई देखो 2/9, 4/9, 9/9, तो भाई सबका इन तीनों में अगर देखता हूँ तो क्या है, 9 ही इनका मतलब हर है, तो इसलिए ऊपर वाले आंसर को डायरेक्ट जोड़ते हैं। 2 और 4 6 और 9 15, तो ये आपका एक, तो ये आपका हो गया भाई कितना 15/9 प्लस 39/99। इसको ना पार्ट्स में सॉल्व करना बड़ा ठीक रहता है। 15/9 तो 15/9 प्लस 39/99, एक तरह से ये कितना हो जाता है भाई इन दोनों का वाला सपा 99 और 9 से 11 बार 15 × 11 165 प्लस के 39
और 165 और 39 करेंगे तो अपना कितना हो गया भाई, 165 में देखो 30 जोड़ेंगे तो 195, बचा हुआ 9 जोड़ेंगे तो मतलब कि 204/99। ठीक है, अब इसको हम कहने का मतलब ये है कि हमारे इस पूरे सेक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, 204/99। ठीक है भाई, गुणा में 2। ओके, ये चलता है। अब आ जाते हैं इसकी वैल्यू। तो भाई इसकी वैल्यू अगर हम देखते हैं तो 99 तो था ही नीचे सब में ही, ऊपर कितना हो गया भाई, 36 प्लस के 33 प्लस के 5। तो देखो 30 और 30 60 और 6 और 3 9, 69 और 5 74। तो ये कितना हो गया, 74/99। अब इन दोनों को काट दो भाई, 99 से 99 कट गया, तो ये कितना हो गया, अब 204 गुणा 2/74, तो 2 से 37 बार। अब 37 तो क्योंकि प्राइम नंबर है तो इससे ज़्यादा तो इसे कटेगा नहीं, तो 37 से जब 204 में भाग देते हैं, देख लेते हैं कितनी बार आएगा। तो 37 छिक्के पंजे, मतलब 37 पंजे भाई, 37 का पंजे 5 गुना करने का मतलब है कि आधा और 10 का मल्टीप्लाई, तो करीब करीब 165, नहीं 37 पंजे क्यों, 185 के आसपास होंगे, 185 यानी 5 बार ही जाना। ठीक है, तो 37 पंजे 185, 4 में से 5 गए 9 और 1 जीरो लगाया, मतलब यहाँ जीरो लगाया, यहाँ पॉइंट लग गया, तो फिर यहाँ 185 फिर आ गया 0.5, मतलब 5.5। ओके, फिर यहाँ बचा 5। अब पॉइंट तो पहले लग ही चुका है ऑलरेडी, एक जीरो हो रहा है, 37 एकम 37, मतलब कुछ ना कुछ 5.51 इस तरह से कुछ आना चाहिए। देखो 5.5 के बाद 3 है, यानी ये कुछ नहीं होगा, या 5.35 यानी ये नहीं होगा, अर्थात इस क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करता आंसर से। और इसमें देखो, ओ गुड, इसमें बोला भी है फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड इन आंसर, तो डिस्क्रिपेंसी है क्योंकि हमारा 5.51 कुछ जा रहा था। अब कुछ भी आए लेकिन 51 तो होना चाहिए ना, बार चाहे 51 पे लगे या 51 के बाद कुछ भी ऐसी संख्या है जिस पर रिपीट हो रही हो, बट बार तो लगेगा। ठीक है, ओके, गॉट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे चलते हैं। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि भाई ये क्वेश्चन पूरा का पूरा ना सर्ट्स एंड इंडाइसिस, घातांक एवं कारणीय के कंसेप्ट का क्वेश्चन है। तो इसके लिए ना हम थोड़ा सा अपनी कुछ चीज़ें हैं जो बार बार आएंगी, उन चीज़ों को एक बार ब्रीफ में रिवाइज कर लेते हैं। जैसे देखो क्या होता है, आप बताइए, मान लीजिए x की पावर a इंटू एक्स की पावर b। भाई जब भी बेस सेम हो और मल्टीपल में हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, बिल्कुल सही बात है। अब ऐसे ही भाई x की पावर a डिवाइडेड बाई x की पावर b, तो क्या होता है, जब भी डिवाइडेड में हो तो पावर्स माइनस हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि और क्या पावर है, हाँ और क्या मतलब प्रॉपर्टी यूज है, x की पावर a हो और उसके बाहर ब्रैकेट और पावर b, तो इसका मतलब क्या होता है, पावर्स का मल्टीपल हो जाता है, x की पावर a इंटू b। ठीक है, और दूसरा x की पावर मान लो कि माइनस a लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, 1/x की पावर a। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, ये 4 प्रॉपर्टी हैं लगभग इसमें जो यूज़ होंगी। ओके, अब हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना इसको इजी जितना भी हो सके करने की हमें कोशिश करनी है, क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। ठीक है, लेट्स सी। देखो इसका मतलब क्या है, ये जो पोर्शन है इसका मतलब क्या है भाई, इसको बोलते हैं 6th रूट ऑफ 2, मतलब कि 2 की पावर 1/6, इसका डायरेक्ट मतलब ये गुणा। अब देखो ये भाई, ये अपने आप में एक टर्म है, ये अपने आप में एक टर्म है, और ये अपने आप में एक टर्म है, और इन सब के ही ऊपर आप देखते हो तो भाई इन सब की ही पावर 0.5 है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। मतलब मैं यहाँ बता देता हूँ कि सपोज करो ये x है a, इनटू में y की पावर b, इनटू में मान लो z की पावर c, और इन सब का ब्रैकेट
और इनकी होल पावर दे रखी हो आपको, मान लो p दे रखी हो, तो भाई इसका मतलब क्या है कि भाई ये x की भी पावर में चढ़ेगा, यानी x की पावर a p इंटू वाई की पावर बी पी इंटू जेड की पावर सी पी। सिंपल सी बात है भाई। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि आपको भी पता है भाई, अगर मैं ऐसे लिखा होता मान लो a गुणा b गुणा c और इसका स्क्वायर, तो इसका अल्टीमेटली मतलब क्या होता है भाई कि a का भी स्क्वायर, भाई b का भी स्क्वायर और c का भी स्क्वायर। इसका मतलब यही तो होता है ना। अगर प्लस होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो वो तो फिर एक फॉर्मूला बन जाता है। बट क्योंकि सारी चीज़ें प्रोडक्ट में हैं, तो इसलिए मतलब वो जो पावर है सब पर कैरी हो जाती है। अब इसी तरह x की पावर a पे जब हम पावर p चढ़ेगी, तो भाई इस वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से x की पावर a p, y की पावर b p, z की पावर c p। ठीक है, ओके। तो इस तरह से हम देखते हैं भाई, यहाँ 5 की पावर 2.4। अब जब 0.5 चढ़ेगी, 0.5 का मतलब कितना है? आधा। भाई 0.5 का मतलब कितना होता है? हाफ। तो 5 की पावर कितनी रह गई? 2.4 का आधा मतलब कि 1.2। इन 2 में 2 की पावर कितनी रह गई? -12 का आधा, -6 डिवाइडेड बाई 5 की पावर कितनी रह गई? 1.2 का आधा, 0.6। ओके, इतना रह गया घुमा फिरा के टोटल। अब हमें दिख रहा है कि ऊपर सारे जो बेस हैं या तो 2 है या 5 है। ठीक है, अब हम आ गए यहाँ। अब हमें पता है कि 128 बेसिकली क्या है? 128 हमें पता है कि 2 की पावर 7 है। 128 क्या होता है? 2 की पावर 7, क्योंकि अब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। हाँ, अब उसका क्यूब रूट है निकालना है, तो यानी ये क्या हो गया? 2 की पावर 7/3। इसका मतलब ये हो गया। अब इसकी पावर भी है कितनी? -2.5। भाई -2.5 का मतलब कितना हो गया? इनटू में -5/2, यानी 2 की पावर कितना हो गया पूरा खेला? -7/3 इंटू 5/2, ये हो गई 2 की पावर इंटू। अब इसे देखें तो ये क्या है? 5 की पावर 3, और 5 की पावर 3 गुणा 0.2। भाई यही तो हो गया क्वेश्चन, 5 की पावर 3 और बाहर आ गए 0.2। तो इसका मतलब एक तरह से क्या हो गया? इस पोर्शन का मतलब हो गया, इसको डायरेक्टली लिख देते हैं हम, 3 गुणा 0.2 मतलब कि 5 की पावर 0.6। अब देखते हैं कि रिजल्टेंट हमारा क्या आ रहा है, किसी से क्या कट रहा है, क्या जा रहा है, क्या हो रहा है, देखते हैं पूरा का पूरा खेल। चलो यहाँ आ जाते हैं। तो भाई देखो, अंश में तो जो भी दिख रहा है उनको एक साथ लेते हैं। देखो भाई, 2 की पावर क्या क्या है? 1/6, क्योंकि गुणा में है, जुड़ जाएंगी। अब इसका साइन -6 है। ठीक है, आगे आ गया गुणा 5 की पावर 1.2 माइनस के 0.6, और ये वाली जो, क्योंकि जब बटे में होते हैं तो पावर माइनस, तो ये भी माइनस में 0.6। ठीक है, बटे में क्या बच रहा था? 2 की पावर, देखो ये कितना हो गया सॉल्व करके, माइनस के 35/6, यही हो गया ना। तो माइनस के 35/6। अब आपको पता है भाई, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा। अब इसमें से ये माइनस होने का मतलब क्या है कि आपका क्या रह जाएगा? ये 2 की पावर 1/6। भाई 1/6 -6 करने पे कितना हुआ? इसको सॉल्व कर देते हैं। 1/6 -6 करने पे हुआ 36, एक में से 36 गए तो माइनस के 35/6, माइनस के 35/6, और जब उसमें से माइनस 35/6 करेंगे तो प्लस के 35/6 गुणा। अब आप इसको देखो तो भाई 1.2 में से 0.6 और 0.6 मिलकर 1.2 हुए, 1.2 से 1.2 कट गया, यानी 5 की पावर 0 हो गया। भाई 5 की पावर 0 इसका मतलब 1 होता है। ठीक है, और ये भी हो गया 2 की पावर 0। तो भाई जब भी किसी की पावर 0 होती है उसका मतलब 1 × 1, यानी आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन देखने में डिफ़िकल्ट सा और बड़ा ही लेंथी सा लग रहा था, बट उतना था नहीं। अगर आप कैलकुलेशंस पे थोड़ी कमांड रखते हो तो क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब ये भी, अब हम देख रहे हैं ना, इनमें क्वेश्चंस मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है, बट कैलकुलेटिव हैं काफ़ी हद तक।
तो अब हमारी कैलकुलेशंस पे पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। हम क्वेश्चंस को पार्ट्स में ब्रेक कर करके स्मूथली करना है, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, चीज़ों को बार बार नहीं लिखना है, कोशिश करनी है कम से कम लिखने से काम हो जाए। तो देखो सबसे पहले इस पार्ट को जब हम सॉल्व करते हैं तो मुझे दिख रहा है इस पार्ट में सबसे पहले मुझे ये सॉल्व करना है, क्योंकि ऑफ यहाँ लगा हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए 5 से 5 कट गया, 3 से 6 कट गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया 4/5 माइनस 1/2 प्लस 1/4, ओके। 5 2 4 इनका एलसीएम कितना हो गया भाई, 5 चौका 20, तो 16 माइनस 10 प्लस के 5, 16 5 21 में से 10 गए तो 11/20, मतलब इस सेक्शन की वैल्यू आ गई 11/20 गुणा। अब हमें निकालनी है इस पूरे सेक्शन की, सॉरी तो इस सेक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो भाई पार्ट बाई पार्ट ब्रेक करते आते हैं। इस पोर्शन की वैल्यू कितनी आई, तो भाई इस पोर्शन की वैल्यू देखो ये कितना हो गया इवेंचुअली, 3 एकम 3 और 2 5/3, साइड में निकालते जाओ, 5/3 प्लस 3/5, तो भाई 5 25 3 त्रिका 9, 25 प्लस 9/15 यानी कि 34/15। चलो बढ़िया बात है, चलो यहाँ लिख लेंगे हम 34/15 डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू निकाल दो इस पोर्शन की, तो ये कितना हो गया भाई 2/3 गुणा 4 दूनी 8 और 1 9/4, बिल्कुल सही बात है। 3 से 3 बार, 2 से 2 बार, 3/2 बटे में 3/2, ओके, भागित इस ऊपर वाले पोर्शन की वैल्यू निकाल लो, तो 3 3 9 और 1 10/3 माइनस के 5 5 और 6/5। अब आपको दिख रहा है क्लियरली कि भाई दोनों के हरों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो डायरेक्टली फिर वही अपना मेथड 10 पंजे 50 माइनस 3 18, 50 में से 18 गए तो बटे 3 गुणा 5, मतलब कि 32/15, तो डिवाइडेड बाई 32/15। अब बीच में ये आ गया, ठीक है। अब इस पोर्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई 5 माइनस 2 दूनी 4 और 1 5/2, तो 5 दूनी 10 माइनस 5 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2, और इन 2 में इस पोर्शन की वैल्यू कितनी होगी 17 एकम 17 प्लस 1 18/17, बस ये सॉल्व करना है। अब जो भी चीज़ें इनमें हैं उन्हें, अब हमें पता है इस तरह का जब भी A/B/C/D बनता है तो मिडिल टर्म्स का मल्टीप्लाई और आउटर टर्म्स का मल्टीप्लाई ये हो जाता है। तो भाई उस हिसाब से ये कितना हो गया हमारा 34 गुणा 2 डिवाइडेड बाई 15 गुणा 3 डिवीज़न 32 गुणा 2 डिवाइडेड बाई 15 गुणा 5 गुणा 18/17। कहने का मतलब हमारा पूरा एक्सप्रेशन इस तरह से हो गया, ठीक है। और हमें एक चीज़ और ध्यान रखिए कि हमारा जो 11/20 था ये भी तो गुणा में चल रहा था, तो ये यहाँ आ जाएगा 11/20। अब सारी की सारी चीज़ें गुणा में हैं, क्योंकि देखो ये गुणा में है, ये गुणा में, ये अब बस ये डिवाइड में है, तो इसको भी डिवाइड में गुणा में कन्वर्ट कर लेते हैं। गुणा में कन्वर्ट करने के लिए क्या है भाई 15 गुणा 5 ऊपर पहुँच जाएगा, 32 गुणा 2 नीचे आ जाएगा, यहाँ डिवाइड आ जाएगा, सिंपल इस तरह से ही तो होता है। चलो तो बस अब हमें यही सॉल्व करना है पूरा करके, क्या रह गया मतलब कि 11/20 गुणा 34 गुणा 2 बटे में 15 गुणा 3 गुणा 15 गुणा 5 बटे 32 गुणा 2 गुणा 18/17। जो भी कट रहा है उसे काटते जाएंगे। तो भाई 17 दूनी 34, सबसे बड़े बड़े नंबर काट लिए मैंने पहले, 2 से 2 काट दो, और भी क्या है भाई 2 से 16 बार कट गया, ठीक है। और क्या कट रहा है इसमें 15 से 15 कट गया डायरेक्ट, 3 से 6 कट गया, और भी कुछ कट रहा है बिल्कुल, 2 से ये 3 बार और 2 से ये 10 बार। तो अब मोटा मोटी मुझे दिख रहा है कि ऊपर क्या बच रहा है 5 से 2 बार, ऊपर बच रहा है 11 3 33, नीचे बच रहा है 16 दूनी 32, ये आंसर आ जाएगा यानी ये, ओके। तो क्वेश्चन मतलब लेंदी हैं
बट ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं, आपको फंसा सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में अपनी प्रोसेस पे और अपनी कैलकुलेशंस पे आपको बिलीव करना होगा, उनमें मिस्टेक्स नहीं करनी है, वरना पूरा क्वेश्चन गलत होगा, आपकी पूरी मेहनत ना बेकार जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये कि एक फ्रैक्शन के गणक मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का योग 11 है। न्यूमरेटर में 1 जोड़ने पर और डिनोमिनेटर में घटाए जाने पर फ्रैक्शन 5 से 7/2 कम हो जाता है। फ्रैक्शन 1/12 से कितना अधिक है। मतलब मुझे कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है कि भाई ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर टाइप का क्वेश्चन है। तो भाई मान लो कोई भी फ्रैक्शन मैं क्या ही लेट कर सकता हूँ। भाई मान लो x/y है, x/y है, तो x/y में इसको क्या बोलते हैं हम, न्यूमरेटर, और इसको क्या बोलते हैं हम, डिनोमिनेटर। मतलब गणक और विभाजक ऐसे ही बोलते हैं ना। अब उसने बोला है कि x + y जो है 11 है, ठीक है भाई। तो एक इक्वेशन तो मेरे पास ये डायरेक्ट गिवन है। अब दूसरी इक्वेशन क्या बोला है कि गणक न्यूमरेटर में 1 जोड़ने पर, यानी कि भाई x + 1 और डिनोमिनेटर में से 2 घटाने पर, यानी कि अपॉन y - 2। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा जो फ्रैक्शन है 5 से 7/2 कम हो जाता है। मतलब कि 5 - 7/2। यही कहने का मतलब हुआ ना इसका कि इतना हो जाता है। अब 5 - 7/2 का मतलब क्या हो गया, 5 दूनी 10 में से 7 गए तो यानी कि 3/2। अब आपको सिंपली ये सॉल्व करना है कि x + 1 y - 2 बराबर इतना है। अब इसके बाद क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी इसका इधर गुणा और इनका इधर गुणा। तो क्या हो गया देख लो, ये हो गया भाई आपका 2x + 2 बराबर 3y - 6। तो क्या हो गया, 2x - 3y बराबर, ये 2 इधर माइनस हो गया, ये माइनस का 6 है ये, तो -8। अब सिंपल है, 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है। तो एक काम करते हैं, देखो यहाँ y का कोफिशिएंट यानी गुणांक 1 है और यहाँ y का -3 है। तो इसमें 3 का गुणा करके और दोनों इक्वेशंस को जोड़ देते हैं। तो 3 का गुणा करते ये कितना हो गया, 3x + 3y बराबर 33। जबकि ये कितना है, 2x - 3y बराबर -8। दोनों को हमने जैसे ही जोड़ा, एडिशन किया इन दोनों का, तो भाई ये तो 5x हो गया और ये कट गए आपस में। 33 में से 8 घटाए तो 25, x की वैल्यू आ गई 5। अब जैसे ही x की वैल्यू 5 आई, किसी भी भाई इक्वेशन में पुट कर दो, मान लो यहाँ कर दो, तो उस हिसाब से x और y का योग 11 है। तो यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो आपके पास क्या आ गई, फ्रैक्शन हो गई आपकी 5/6। ओके, ये ही आपकी फ्रैक्शन हो गई। अब उसने कोई क्वेश्चन पूछा था कि फ्रैक्शन 1/12 से कितना अधिक है। तो भाई 1/12 की फ्रैक्शन अधिक है कितनी है, तो ये तो फ्रैक्शन में से 1/12 घटा दो, ऑटोमेटिकली पता पड़ जाएगा। तो 5/6 माइनस के 1/12 ये हमें निकालना। तो भाई दोनों का एलसीएम 12, 10 में से 1 9/12, मतलब कि 3/4। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, ओके, इंटरेस्ट आया। चलो देखो ये क्वेश्चन अच्छा है। अनुपम अपने मासिंग आय पर कितना खर्च कर रहा है, क्या कर रहा है। देखो इस तरह के क्वेश्चंस को जब भी हमें सॉल्व करना होता है तो हम ना सिंपल सा फंडा रखेंगे कि क्या चीज़ हमने कंज्यूम कर ली और क्या चीज़ हमारी बच रही है। देखिए बहुत ईजी है। देखो अपनी मासिक आय से, ठीक है, मासिक आय उसकी आप क्या मानना चाहोगे, इनकम एक्स मान लें, ठीक है। तो देखो बस सारा के लिए से, तो वो कह रहा है कि अपनी मासिक आय जो कि एक्स है, एक्स का 20% भाई उसने घरेलू सामान की खरीद पर खर्च करता है। कितना खर्च कर दिया, 20%। देखो 20% का मतलब होता है 1/5, आपने फ्रैक्शन में पढ़ा। अब कोई बंदा जब 20% खर्च कर दे रहा है तो बचा कितना, भाई सिंपल सी चीज़। अब उसे फ्रैक्शन या परसेंटेज में बोलेंगे तो 80% और फ्रैक्शन में बोलेंगे तो 4/5 एग्जैक्टली है कि नहीं। अब हमने उसकी टोटल इनकम मानी थी x। अब उसने भाई 1/5 खर्च कर दिया, मतलब 5 में से 1 खर्च कर दिया, तो अब उसकी कितना बचा उसके पास पैसा, इतना ही बचा कि नहीं बचा।
अब वो कहता है कि शेष में से, अर्थात शेष इतना ही तो है शेष, 25% बच्चों की शिक्षा, 10% ट्रांसपोर्ट और विविध खर्चों पर 5% खर्च करता है। इतना खर्च करने के बाद, तो भाई 25, 10 35 और 5 40, मतलब इस पोर्शन का 40% खर्च करने के बाद, भाई 40% खर्च कर दिया तो उसके पास बचा कितना, 60%, मतलब कि 3/5। उसकी वैल्यु दे रखी है आपको 9,792। इस चीज़ की वैल्यू दे रखी है आपको 9,792 रुपये। ठीक है, राशि उपलब्ध है। अब उसने पूछा भाई हमसे क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है कि बच्चों की शिक्षा पर उसने कितनी धनराशि का व्यय किया। तो भाई एक चीज़ देखो, बच्चों की शिक्षा पर कितना खर्च किया, अब हमें बच्चों की शिक्षा पर देखना है। देख, अनुपम अपनी मासिक आय से 20% घरेलू सामान खरीद पर खर्च करता है, शेष में से वह बच्चों की, शेष में से, भाई शेष में से अर्थात उसकी कुल इनकम x थी, 20% ऑटोमेटिकली पहले ही उसने खर्च कर दिया, तो इतना बच रहा था x का 4/5। भाई शेष में से ही तो कर रहा था ना वो, 80% में से 25%। अब भाई इस शेष का 80%, मतलब 25%, सॉरी, बच्चों की शिक्षा में खर्च कर रहा है। तो आपको इस पोर्शन की वैल्यू गिवन है, इस पोर्शन की वैल्यू आपको क्वेश्चन मार्क निकालनी है। तो देखो आप इसमें इंटरेस्टिंगली एक चीज़ देखते हो कि भाई ये वाला पोर्शन यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। अब जब यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो इसका तो कोई मतलब रहता नहीं है बार बार मल्टीपल करने का। तो आपका क्वेश्चन डायरेक्ट बन गया कि आपको 3/5 की वैल्यू गिवन है, आपको 1/4 की वैल्यू निकालनी। सिंपल क्वेश्चन। देखो इसको इस तरह हम एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि भाई मैं बोलूं आपको कैसे, कि आपको ना 2 गुणा a की वैल्यू गिवन है 10, या फिर और भी कुछ करते हैं, और आपको निकालनी है 2 गुणा a गुणा 3 की वैल्यू। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन जब भी होगा ना आपको, क्योंकि 2 का गुणा यहाँ भी हो रहा है, 2 का गुणा यहाँ भी हो रहा है, तो आप ना ऐसे में से नेगलेक्ट कर देते हो। आप डायरेक्ट क्या करोगे, भाई a की वैल्यू 10 है, इसका कितने गुना करना है तो 30 हो जाएगी डायरेक्ट। और आप इसको करके भी देख लो, क्योंकि आपको देखो जब यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे 2 का डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन जब आप यहाँ 2 का फिर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर से मल्टीप्लाई करना है, तो वो अननेसेसरी सा हो जाता है। अब आपका जो क्वेश्चन बनेगा कि 3/5 की वैल्यू गिवन है, 1/4 की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल सी बात है, क्या हो गया ये 1/4 गुणा 9792 और डिवाइडेड बाई 3/5। तो भाई 5 का गुणा ऊपर, 4 का गुणा 3, तो 9792 गुणा 5/4 गुणा 3। जहाँ तक ये 9792 4 3 12 से कटेगा ही कटेगा, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में आंसर आ रहा है, तो 12 से काट देते हैं, 12 8 96, 12 कम 12, 12 6 72, 816 गुणा 5 कितना हुआ भाई, 800 पंजे 4000, 16 पंजे 80, तो 4080। यानी ये क्वेश्चन अच्छा था क्योंकि आपने इसमें एक नया कंसेप्ट सीखा। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब तृतीय अनुपाती और मध्यानुपाती वाला क्वेश्चन आ गया है, तो जैसा कि इसे देखने से ही लग रहा है। देखो जैसे क्वेश्चन है ना, इसमें ना सबसे पहले कि तृतीय अनुपाती कैसे निकालते हैं और मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं, हम ये 2 चीज़ सीखेंगे। तो मैंने इनको एक ब्रीफ में एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे। देखो ये 0.72 0.97 का तृतीय अनुपाती क्या हो। देखो तृतीय अनुपाती का सीधा कंसेप्ट रहता है कि मान लो A और B का तृतीय अनुपाती, ठीक है, शॉर्ट में C है। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई जो रेशियो A और B में होगा वही रेशियो भैया आपका B और C में होना चाहिए। सिंपल। अब इसका मतलब क्या हो गया भाई, A/B बराबर B/C, ऐसे ही तो लिखते हैं ना जब भी कोई चीज़ रेशियो में होती है। तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या हो गया A/C बराबर B², तो C बराबर B² अपॉन A।
मतलब आपको जब भी तृतीय अनुपाती निकालना होगा तो वो होता है b² a। ठीक है, आप इसको ना बड़ा ही अच्छे तरीके से इस तरह से याद रख सकते हैं कि तृतीय अनुपाती का मतलब होता है कि ए बी सी का तृतीय अनुपाती सी है, तो जो रेशियो ए और बी में है वही रेशियो बी और सी में होना चाहिए, सिंपल एज इट इज। ठीक है, और इसको ऐसे भी हम डायरेक्ट याद रखते हैं कि जिस रेशियो से ए बढ़कर बी हुआ है उसी रेशियो से बी बढ़कर क्या होगा, तो बी गुणा बी अपॉन ए। ठीक है, अब अगला था इसमें मध्यानुपाती। देखो मध्यानुपाती वाला क्या लॉजिक होता है उसको भी देखते हैं कि भाई मान लो कि ए बी का मध्यानुपाती सी है। ठीक है, तो देखो मध्यानुपाती सी है, ये लॉजिकली क्या कहता है कि भाई ए और बी के बीच में आ रहा है सी, अर्थात जो रेशियो ए और सी में होगा वही रेशियो सी और बी में होना चाहिए, यानी कि a/c बराबर c/b। भाई वही क्रॉस मल्टीप्लाई, तो c² बराबर ab, तो c बराबर कितना हो गया, √में ab। सिंपल, ये होता है भाई मध्यानुपाती का मतलब कि ए और बी के बीच में c इस तरह मौजूद होगा कि जो रेशियो ए और सी में है वही रेशियो सी और बी में हो। ठीक है, ओके, तो बस यही है हमारा। अब उसने क्वेश्चन क्या बोला था उसे देखते हैं। भाई 0.72 और 0.96 के तृतीय अनुपाती, तो भाई क्या हो गया तृतीय अनुपाती, भाई उस हिसाब से 0.96 गुणा 0.96, क्योंकि b² अपॉन ए होता है ना, अपॉन 0.72। इसका किस चीज़ से रेशियो निकालना है, 1.6 और 2 पॉइंट बीच के मध्यानुपाती, तो 1.6 इंटू 2.5 अंडर। अब इसमें जो भी कट रहा हो जितना भी उसको हम निकाल देते हैं, तो देखो पॉइंट से पॉइंट चला गया, सिंगल पॉइंट ये बचा, तो 12 छिक्के 72, 12 अट्ठे 96। ठीक है, और 6 से ये 16 बार 16, तो ये इतना आ गया 8 गुणा 0.16 रेशियो। अब देखो इसको अगर हम देखें तो ये कितना हो गया भाई, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं क्रिएट रखना हो तो एक तरह से ये क्या है, 16 गुणा 25 डिवाइडेड बाई 100 और इसका अंडर रूट, तो मतलब 16 का 4, 25 का 5, 4 पंजे 20 और भाई 100 का 10। एक तरह से इधर के पोर्शन में तो सिर्फ और सिर्फ 2 बचा, यही हुआ ना। अब 2 बचा, इधर से भाई क्या निकल सकता, पॉइंट हटाया, नीचे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 100 कर दो, सिंपल। ओके, तो फिर देख लो और भी जो भी कुछ कट जा रहा हो इसमें, 2 से ये 4 बार कट जाएगा, 4 से 25 बार कट जाएगा, 25 मल्टीप्लाई होके ऊपर चला जाएगा, भाई ऊपर ही जाएगा ना, और ऑप्शन क्या बच रहा है उसके पास, 16/25 रेशियो 1 है तो ऊपर चला जाएगा, तो 16/25 आ जाएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन। आशा करता हूँ कि मैं इसमें कुछ बेहतर समझा पाया हूँ, क्योंकि दिमाग को ना आप जितना ईजिली चीज़ों को समझाओगे आप लंबे समय तक याद रख सकते हो। अब ये जो तृतीय अनुपाती मध्यानुपाती ये चीज़ें देखो आप रट लो तो शायद हो सकता है कुछ टाइम के बाद आप उन्हें भूल जाओगे रिवीजन नहीं करोगे तो, बट अगर आपने दिमाग में ऐसे बुला लिया कि तृतीय अनुपाती का मतलब ये होता है कि जो रेशियो ए और बी में है वही रेशियो बी और सी में, और इस चीज़ को हम कैसे लिखते हैं मैथमेटिकली, a/b बराबर b/c, तो आपको तुरंत दिमाग में विदिन 2-3 सेकेंड्स आप रिकॉल कर लोगे फॉर्मूले। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि भाई ये तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन हमको दिख रहा है कि एक दुकानदार ने चिन्हित मूल्य का मतलब क्या हो गया भाई, मार्क्ड प्राइस पर 5% की छूट देते हुए एक वस्तु की बिक्री, मतलब मार्क्ड प्राइस पर वो 5% की छूट देकर किसी वस्तु को इतने में बेच रहा है। ठीक है, छूट न देने पर उसे क्रय मूल्य पर 12% का लाभ होता है। भाई मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है कुछ कि भाई जो अंकित मूल्य है, क्योंकि छूट न देने पर अर्थात जब वो MP पर ही उसको बेचे तो उसे 12% का लाभ होता है। इसका मतलब मुझे समझ आ रहा है कि जो MP है वो CP से 12% अधिक है। भाई कहीं ना कहीं मुझे यही तो समझ में आ रहा है कि आपका अगर CP आप 100 यूनिट मान के चलते हो, मान लो कि आपका CP 100 यूनिट माना, तो आपका MP उस केस में 112 यूनिट होगा। ऐसा ही बोला है ना कि भाई बिना किसी डिस्काउंट के बेचने पर 12% का लाभ हो रहा है,
मतलब कि 100 की चीज़ 112 होगी मार्केट प्राइस। और क्वेश्चन के हिसाब से भाई उसने बोला था हमें कि वो हर चीज़ को 5% के जब डिस्काउंट पे बेचता है, अर्थात भाई मार्केट प्राइस 112 यूनिट है। अब इसको जब 5% के डिस्काउंट पर बेचने का मतलब क्या है कि 95% वैल्यू पे बेचना, यही तो मतलब हुआ। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, 399 रुपये। एक तरह से हमें इस चीज़ की वैल्यू दे रखी है कि 112 यूनिट का 95% की वैल्यू 399 रुपये। तो इस इक्वेशन को देख के मुझे एक चीज़ बड़ी इजीली समझ में आ रही है कि मैं यूनिट की वैल्यू निकाल सकता हूँ, एक यूनिट की। अब उसने बोला है कि हमें निकालना क्या, उस चीज़ को और हम देख लेते हैं कि 16% का लाभ प्राप्त करने हेतु उस वस्तु की बिक्री कितने रुपए में करनी पड़ेगी। मतलब हमें ये नया सेलिंग प्राइस निकालना है। अब नया सेलिंग प्राइस वो चाहता क्या है भाई कि वो उस वस्तु को कितने में बेचे, 16% का लाभ। भाई आपने अपना CP 100 यूनिट माना था, तो 16% का लाभ का मतलब क्या हो गया कि आपको 116 यूनिट में बेचना है। बस यही है आपका क्वेश्चन, आपको 116 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। यही तो हो गया। आपको 112 यूनिट का 95% की वैल्यू पता है, आपको 116 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो वही क्या हो गया भाई, 116 यूनिट गुणा 399 रुपीज़ अपॉन में 112 यूनिट गुणा 95%। परसेंटेज का मतलब क्या है, होता है कि 95/100 इधर चला गया। तो आप इवेंचुअली देखोगे तो देखो यूनिट से तो यूनिट कट जाना है, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ ऑटोमेटिकली आंसर रुपए में ही आएगा। ठीक है, देख लेते हैं जो भी जैसे कट रहा है। तो भाई क्या कैसे कट रहा है, तो देखो 19 से 5 95, 19 दूनी 38, 19 एकम 19, 5 से ये 20 बार कट गया। अब इन दोनों में 4 से ये 4 दूनी 8, 4 8 32 और ये 29 बार कट गया। 7 से 3 21, 7 चौके 28, 4 पंजे 20, तो 29 गुणा 15 आपके हो गए 435 रुपये। तो क्वेश्चन पता है ये डिफ़िकल्ट नहीं था, बस इसको समझना था। क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को समझ जाते तो आप ये सब चीज़ें लिखते नहीं, आप डायरेक्ट दिमाग में लिखते कि भाई, डायरेक्ट दिमाग में क्या लिखते कि भाई 112 यूनिट का 95%, आप लिखते कि 112 यूनिट का 95% की वैल्यू दे रखी है 399, निकालनी कितनी है 116। बस आप इतना सॉल्व करते डायरेक्ट, अगर आप दिमाग में समझ जाते, क्योंकि ये तो हम आपको बता रहे हैं तो इसलिए ये सारी चीज़ें लिखवाई हैं हमने। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। सुरभि ने 7.7% की चक्रवृद्धि ब्याज पर 7200 रुपये की राशि उधार लिया। प्रत्येक वर्ष के समापन पर उसने ऋण एवं ब्याज के एक भाग को भुगतान के रूप में 4000 रुपये दिए। 2 वर्षों के बाद उसकी ऋण की राशि क्या थी। ओके, मतलब कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन ऐसा है कि भाई सपोज करो कि आप किसी से रुपए कुछ उधार ले लो, तो भाई रुपए उधार लोगे तो हर साल ब्याज लेगा, लेकिन कंडीशन ये है कि आप साल के एंड में उसे 4000 रुपये वापस कर दे रहे हो। तो हमारी थिंकिंग ऐसे बने कि भाई 7200 रुपये लूँगा मैं उससे, तो 7200 रुपये प्लस 1 साल का जितना ब्याज लगा माइनस 4000 रुपये। इस तरह से जो भी भाई रुपए बचेंगे अगले साल के लिए उसी पे तो ब्याज लगेगा। अब अगले साल जितना ब्याज लगा वो प्लस किया और 4000 रुपये हमने क्योंकि दे दिए दूसरे साल के अंत में, तो उसके बाद जो ऋण बचा वही ये पूछ रहा है। तो अब हम इसको देख लेते हैं भाई क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो इसने दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है इसने, 7.5%। देखो 7.5% थोड़ा सा टेक्निकली डिफ़िकल्ट लगता है सॉल्व करने में, इसलिए इसको ना फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 15/2%, परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए परसेंटेज हटाने के लिए बटे में 100 कर देते हैं। तो 5 3 5 से 20 बार, मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 3/40। ठीक है, अर्थात मूलधन का इतना होना। अब हम शुरुआत करते हैं। देखो फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में आपने क्योंकि 7200 रुपये उधार लिए, सही बात है, ये बात कर रहे हैं हम फर्स्ट ईयर की। अब भाई इन 7200 रुपयों पर आपका ब्याज कितना हो गया उस 1 साल का। भाई 1 साल में ब्याज भी तो बना होगा ना आपने जब पैसा लिया है, तो वो कितना हो गया भाई 7200 का 3/40, अर्थात भाई 0 से 0 कट गया और 18 चौक 72, 180 है 540, मतलब आपका ब्याज कितना बन गया 540 रुपये। तो कहने का मतलब
आपके पास एक साल के अंत में कितने रुपए हो गए भाई? एक तो आपने 7200 रुपये उधार लिए थे, 540 रुपये ब्याज के हो गए, लेकिन आप एक साल के अंत में उसे कितना रुपया वापस कर देते हो? 4000 रुपये। तो नेक्स्ट ईयर के लिए आपका मूलधन कितना हो गया? 7200 में से 4000 हटाए तो 3200, 32 और 540 यानी कि 3740 रुपये। अब जब सेकेंड ईयर की शुरुआत होगी ना, जब सेकेंड ईयर की शुरुआत होगी तो आपका मूलधन एज 3740 रुपये काम करेगा भाई। 3740 काम करेगा क्योंकि अब आपके पास 37, आपके ऊपर 3740 3740 का कर्ज है। अब लगा दो भाई दूसरे साल का ब्याज क्या हो गया, तो भाई 3740 का 3/40 सिंपल। तो इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 0 गया और 4 से ये कितने आ गया? 4 नाम छत नहीं कटेगा ही नहीं है पूरा, ये तो कटेगा ही नहीं, ये तो हमें देखना चाहिए था पहले। तो 374 गुणा 3/4, 374 गुणा 3 भाई कर लो गुणा 1122/4, तो यानी कि कितने रुपए की ब्याज हो गई ये, भाग देंगे इसमें तो 280.5, यानी ब्याज के इतने रुपए हो गए। तो भाई लगा लो दूसरे साल के अंत में कितना रुपया बन गया उसमें भाई? 3740 रुपये का कर्जा था कि नहीं, 280 रुपया 5 पैसा ब्याज के हो गए उसके, और साथ ही साथ दूसरे साल के अंत में 4000 रुपये चुका देता है। 4000 रुपये चुका दिए तो भाई कितने बचे? अब इसको हमें जोड़ घटाव करना है बस। अब देख लो भाई 3740 में क्या जोड़ें कि 4000 बन जाए, क्योंकि 3800 में 60 की कमी यहाँ है, 260, तो इसमें 260 जोड़ते ही ये 4000 बन जाएंगे और ये 20.5 और फालतू है, तो यानी कि 4000 20.5 माइनस के 4000, यानी आपका भाई 2 साल के बाद कितना ऋण बचेगा? 20.5 रुपये का। यही आपका आंसर। तो इस क्वेश्चन में बस यही समझना था कि जब भी एक साल के अंत में आप भाई जितना पैसा वापस लौटा दे रहे हो और उसमें ब्याज ऐड करके और जो रुपए लौटा दे रहे हो माइनस करके कितना आपके ऊपर कर्ज बच रहा है, बस प्रैक्टिकली सोचोगे क्वेश्चन बहुत ईजी बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। ठीक है, हाँ तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठोस सिलेंडर के तल एवं ऊंचाई के अर्धव्यास का योग दे रखा है, मतलब ऊंचाई बोले तो हाइट, और ये रेडियस का योग दे रखा है। सतह का कुल क्षेत्रफल, ठीक है, इतना है, तो वॉल्यूम क्या होगा? तो भाई इसमें देख लेते हैं पहले तो ये बेलन क्या चीज़ है भाई। बेलन बनाने के लिए पहले तो ऐसे बनाया, ठीक है, उसके बाद फिर हमने ये ऐसे बनाया भाई, क्या बन गया ये, क्या बन गया? ओके ऐसे, ठीक है, ओके, ये बेलन है। अब ये बेलन है भाई, हाइट क्या होगी इसमें ये, और भाई ये जो हम नीचे देख रहे हैं ना, ये एक तरह से क्या होता है, ये होता है आपका एक सर्कल। आप कोई भी बेलन जैसी शेप हो, जैसे कि कोई बोतल है या कोई कैन है, कुछ भी देखोगे तो वो नीचे उसका जो सरफेस होता है, सतह, वो इस तरह की होती है, जिसमें कि भाई उसका जो रेडियस है ये उसका रेडियस हो गया, ठीक है। तो अब हमको क्या क्या गिवन है उस हिसाब से हम देखते हैं। तो पहले ही लाइन में हमको बोला है कि उसकी हाइट और रेडियस, यानी रेडियस प्लस हाइट ये दे रखी है 41, ठीक है, और आपको निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए भाई, बेलन का वॉल्यूम कितना होता है, पाई r स्क्वायर h। देखो वॉल्यूम क्या चीज़ होती है बेसिकली, वॉल्यूम होता है आयतन, मतलब कि जब आप किसी क्षेत्रफल को ऊंचाई दे देते हो वही वॉल्यूम है। देखो किसी क्षेत्रफल बोलो या किसी सतह बोलो, अब देखो वॉल्यूम का सतह क्या होती है, एक वृत्त जिसका क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। अब इसको ऊंचाई हम कितनी देते हैं, h, तो इंटू h, यही आयतन हो जाता है। मतलब जब भी किसी सतह को ऊंचाई दे दी जाए वही आयतन है।
और इसमें तो सममित होता है भाई, पूरा का ऐसा ही होता है ना एक तरह से कि जैसे कि पूरा उसका जो नीचे का वृत्त है वो नीचे से लेकर ऊपर तक उठा दिया जाए, हो गया उसका क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं कि सिलेंडर के सतह का कुल क्षेत्र। अब सिलेंडर के सतह का कुल क्षेत्रफल क्या होता है भाई? कुल क्षेत्रफल का मतलब हो जाता है उसका कि एक तो उसकी दोनों ऊपर की सतह और नीचे की सतह है, उनका क्षेत्रफल बोले तो 2πr² प्लस उसकी जो वक्र पृष्ठ है, जो कर्व्ड एरिया है ना उसका क्षेत्रफल जो कि 2πrh होता है। तो अर्थात 2πr ब्रैकेट में ले लिया कॉमन r+h। ठीक है, ये हो जाता है उसका टोटल एरिया। ठीक, जो कि हमें कितना गिवन है भाई? 2πr। अब देखो यहाँ यही समझने वाली बात थी कि r+h की वैल्यू तो आपको गिवन है, आपको दे रखा है 1804, तो आपके लिए तो बहुत ईजी हो गया। तो 2 × 22/7 गुणा रेडियस जो कि आपको निकालनी है, r/h की वैल्यू 41 है, बराबर 1804। अब इसमें कट्टा पीटा कर दो बस। तो भाई देखते हैं किससे क्या कटता है। कहीं ना कहीं ये 22 आ रहा है, मतलब ये 11 से ज़रूर कट रहा होगा। तो 11 से 2 बार और 11 से 11 कम 11, छिक्के 66 चौके, ठीक। और 41 से ये 4 बार कट गया, 2 दूनी 4 से 4 कट गया, तो रेडियस आ गई 7। जब रेडियस 7 आ गई तो हाइट कितनी होनी चाहिए भाई? 41 में से घटा दो, तो हाइट 41 में 7 गए तो 34। निकालना क्या था भाई वो हमको? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना होता है? पाई अर्थात 22/7, r² अर्थात 7 × 7, h इंटू बोले तो 34। तो भाई 7 से 7 कट गया, बाकी सारा गुणा करना है, 22 × 7 × 34। अब या तो इसको आप सारे को गुणा कर लो, नहीं फिर आप एक बार ऑप्शंस की ओर निगाह मारोगे यूनिट डिजिट पे। भाई 2604 मतलब यूनिट डिजिट सारे डिफरेंट है, तो आप यूनिट डिजिट के हिसाब से कर सकते हो। तो देखो 2 सत्ते 14, 14 का 4, 4 चौक 16, मतलब यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6। तो यूनिट डिजिट 6 कहाँ आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ यहाँ। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये हमने आधा पेपर सॉल्व कर लिया, 10 क्वेश्चंस बचते हैं जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। ओके, मिलते हैं।